नमस्ते फ्रॉम जर्मनी दोस्तों। आप सभी का फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। और ये पीएचडी इन जर्मनी सीरीज़ का एक दूसरा वीडियो जिसमें हमारे साथ हैं यतीश इंडिया से, और इनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। यतीश, अपना आप थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दीजिए। Hello everybody, I'm Yatish. I'm doing my PhD in Freiburg since August 2020, and I'm doing my PhD in Department of Microsystems Engineering, but my work is closely related with biology and signaling pathways. So I'm basically employed by SIBS, and recently I've also joined one graduate school for biology and medicine. So my stay has been for around 1 year, I would say. So basically it's like a collaborative PhD. Yeah, it's between basically physics, collaboration. physics department and Yeah. biology department. So, by the way, I'm working on microscopy, so more or less, it's on the boundary of biology, engineering, physics. सो तो ये बताइए कि आपकी जो मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या रही, इंडिया से या फिर यहीं जर्मनी से? नहीं, मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड रही है हमेशा से इंडिया में ही, लाइक टिल मास्टर्स। तो सबसे पहले स्कूलिंग हुई जो होम टाउन है वहाँ पे ही, फिर उसके बाद शिफ्ट हो गया कोलकाता में फॉर लाइक 5 years, where I did my 5 years integrated bachelor's and masters in physics, और उसके बाद फिर यहाँ पे डायरेक्टली PhD में विदाउट एनी गैप्स। ओके, सो कोई पहले से पब्लिकेशन या फिर ऐसा कुछ? हाँ, पब्लिकेशन वहाँ पे रही, जैसे कि बैचलर्स में था जब, तो आईडी पटना में जाया करता था ऐसे इंटर्नशिप के लिए। ओके, तो वहाँ पे पेपर्स वगैरह है, फिर मास्टर्स में वहाँ से पेपर्स। अच्छी बात है। तो मतलब पीएचडी के लिए यहाँ पे अप्लाई कैसे किया, और मतलब क्या क्या चीज़ें, मतलब प्रोसीजर था? मतलब फर्स्ट अप्रोच किया डायरेक्टली प्रोफेसर को या फिर पोर्टल के थ्रू अप्लाई किया? नहीं, एक्चुअली एप्लीकेशन होता है तो कई जगह एप्लीकेशन मतलब डालना पड़ता है, जैसे कि कहीं जर्मनी में ही लेकिन करना था, ज़्यादा कोशिश इसी बात की थी। तो डाला, एप्लीकेशन भी डाला, बट यहाँ पे जैसे कि फ्राइबर्ग के बारे में पता चला, तो फ्राइबर्ग में जो काम करने का था, यहाँ पे जिस लैब में काम करना था उस लैब में एप्लीकेशन वगैरह नहीं होता था। Okay. तो उनको डायरेक्टली मेल ही किया, फिर रिप्लाई आया काफ़ी देर बाद, 1 महीने बाद। Okay. फिर वहाँ से आगे बढ़ी और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि फ्राइबर्ग आना। ओके, सो मतलब डायरेक्टली सुपरवाइजर को मेल किया, और मेल करने के बाद मतलब उनको एप्लीकेशन इनका अच्छा लगा होगा, तो इनको इंटरव्यू के लिए मतलब इनवाइट किया होगा। एग्जैक्टली। उसके बाद वही मेरा भी प्रोसेस था, मेरा भी ऐसे ही हुआ। मैंने अपने लैब में जो है वो मेल करा था अपने प्रोफेसर को, उनको मेरा एप्लीकेशन अच्छा लगा, तो उन्होंने जो है इंटरव्यू का एक डेट फाइनल किया, इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू के भी 2-3 राउंड्स थे मेरे, तो मुझे 3 इंटरव्यू देने पड़े अपने ही लैब में, लेकिन हाँ फाइनली फिर डिसाइड हो गया काफ़ी टाइम के बाद। तो यही प्रोसेस होता है जनरली। आप चाहे तो जो है पोर्टल के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। पोर्टल के थ्रू ही होता है नॉर्मली, लेकिन मेल करने के बाद अच्छा ही रहता है। अगर करने के बाद डायरेक्टली मिल जाता है PhD पोजीशन तो अच्छा है, नहीं तो वो खुद ही बोल देंगे कि हमारे यूनिवर्सिटी का अलग से पोर्टल है, वहाँ से अप्लाई करवा, मेरे पास डायरेक्टली मत आओ। अगर उनके पास लैब में फंडिंग है तो वो आपको डायरेक्टली फंड कर सकते हैं, जैसे कि मेरे केस में, और शायद तुम्हारे केस में भी। मेरे केस में भी लैब के थ्रू मेरा फंडिंग नहीं है, बेसिकली मेरा मतलब ये सिप्स क्लस्टर है। ओके, तो उनके थ्रू है, लेकिन मेरा वर्क प्लेस हो गया लैब। तो ओके, ये रही एजुकेशनल बैकग्राउंड और इन्होंने कैसे अप्लाई किया। तो इसके बाद जंप करते हैं कि जो है क्या क्या चीज़ें मतलब वो शॉकिंग रही यहाँ पे आने के बाद, कोई कल्चरल शॉक या फिर मतलब क्या कैसा कुछ? शॉक में सबसे पहला शॉक रहा कि the colleagues you find in the labs, I'm calling colleagues, so you won't receive any personal touch from them normally. Yeah. So you have to be prepared for that if you come from an environment in India that people find you friendly and all. So ऐसा कुछ यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। Okay. और कल्चरल शॉक में ऐसा कुछ हमारे तो कल्चरल शॉक यही रहेगा कि यहाँ पे लोग किसी को जज नहीं करते हैं। अच्छा ही रहा जो भी कल्चरल शॉक यहाँ पे मिला है, मतलब पॉजिटिव कल्चरल शॉक्स, नेगेटिव कुछ नहीं रहा। नेगेटिव कुछ नहीं रहा। सेम मेरे लिए भी वही था, पॉजिटिव ही था ज़्यादातर चीज़ें। और इससे पहले मैं हंगेरी में था, तो मतलब एक तरह से काइंड ऑफ पहले ही एक्सपोजर मिल गया था जो मतलब कल्चरल वो है डिफरेंसेस, तो यहाँ पे आने के बाद काफ़ी चीज़ें आसान थी। सही बात। तो प्रोजेक्ट है वो कोलैबोरेटिव है, तो मतलब इसमें कैसे वो होता है कि 2
सुपरवाइजर हैं या फिर एक ही? बेसिकली सुपरवाइजर तो एक ही है, लेकिन वी वर्क विद कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी, ओके, so they sometimes take care of our progress on the report, on the project. So कभी कभी ये देना पड़ता है उनको रिपोर्ट की कहाँ तक काम गया, कितना बाकी है काम, यही होता है इस तरीके का। तो कुछ लोग मुझसे जो है सवाल करते रहते हैं कि मतलब पीएचडी के लिए जैसे उन लोगों ने अप्लाई किया और रिस्पांस नहीं मिलता है, तो उस केस में लोगों को क्या करना चाहिए? रिस्पांस नहीं मिलता है तो सीधी सी बात है कि एक ही जगह है नहीं, मतलब बहुत सारे जगह अप्लाई करने के लिए, लेकिन जैसे स्पेसिफिक जगह अप्लाई करना चाहिए, स्पेसिफिक मतलब कि जैसे अगर आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें ही आप स्पेसिफिक अप्लाई कर रहे हो। मेरा तो ये मानना है कि मास्टर्स तक कोई कुछ भी करता नहीं एक्चुअली सही से, मतलब डेप्थ में जाता नहीं है। अगर कोई पीएचडी कर रहा है किसी चीज पे, उसका पोस्ट डॉक अगर ढूंढना होता है तो उसी पे करना चाहिए पोस्ट डॉक। लेकिन मास्टर्स किसी में कुछ किया, उससे अगर थोड़ा हट भी जा रहा है कुछ अगर, तो उतना फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मेरे केस में ही मेरा जो अपना काम था मास्टर्स तक, वो इतना रिलेटेड था ही नहीं माइक्रोस्कोपी के साथ। माइक्रोस्कोपी तो यहाँ के बहुत कुछ पता चला, मतलब पहले तो लाइक कुछ भी नहीं था पता, तो यहाँ आने के बाद मतलब कैच करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे कि पहले से ऑप्टिक्स पे काम किया तो पहले से पता था कि ऑप्टिक्स में ये है ये, तो यहाँ पे माइक्रोस्कोपी में भी मतलब वही, अगर आपने जो आपका बैकग्राउंड जो रहा है वो अगर इससे रिलेटेड है तो इजी हो जाता है। बैकग्राउंड थोड़ा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप काम करो ऑप्टिक्स में मास्टर्स में, ठीक है, और यहाँ के कंडेंस मैटर या कुछ और, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। मतलब वही कुल मिला के कहना यही है कि अगर आपका स्पेसिफिक एक्सपीरियंस है या फिर उस स्पेसिफिक रिसर्च से आपका बैकग्राउंड अगर थोड़ा बहुत मैच करता है तो थोड़ा इजी हो जाता है पीएचडी पोजीशन मिलना। से पीएचडी एप्लीकेशन में रिक्वायर होता है आपका मोटिवेशन लेटर और ईमेल काफ़ी अच्छा लिखना चाहिए आपके प्रोफेसर को, तो आपका क्या सजेशन है? मेरे ख्याल से ये मोटिवेशन लेटर, कवर लेटर या जो भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इनकी ज़रूरत पड़ती है पोर्टल के थ्रू जब अप्लाई करते हैं तब। तो इसमें तो काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है कि हमारी लैंग्वेज कैसी है, हम असर्टिव हो रहे हैं लेकिन इसमें ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखना चाहिए, ऐसी बातें हैं। और कुछ कैची होना चाहिए क्योंकि सबका ना एक ही जैसा होता है कि मोटिवेशन लेटर जब शुरू होता है तो इस टॉपिक पे इसलिए काम करना चाहता हूँ कि बचपन से मोटिवेटेड था, ये कुछ हो जाता है जैसे कि मतलब बिल्कुल बोरिंग सा। तो ऐसा स्टार्ट कोई भी नहीं खोजता, क्योंकि कोई भी पढ़ने वाला जो होता है मोटिवेशन लेटर पहला पैरा पढ़ेगा उसके बाद कुछ उसके बाद नहीं पढ़ता है। तो पहला पैरा तो वो कैची होना चाहिए, वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए काफ़ी, ताकि वो फिर आगे बढ़े और आपके सीवी पे या फिर एप्लीकेशन पे जाए। तो फर्स्ट वाला पैरा अगर पढ़ेगा, और इसमें और ध्यान देने वाली बात है कि फर्स्ट पैरा के ऊपर भी एक थोड़ा सा एक हेडिंग होना चाहिए ऐसा कि वो पढ़ने के बाद मतलब एक लाइन पढ़ने के बाद वो पहला पैरा पढ़े तो उसको और अच्छा पढ़ने के लिए मतलब उत्सुक हो जाए, मतलब इंटरेस्टेड हो जाए और ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसमें सीवी में बात है, सीवी में होना चाहिए कि अब हर छोटी छोटी अचीवमेंट को डालना जरूरी नहीं है उसमें। जैसे कि अब ये किया, मतलब हॉबीज क्या भाई, हॉबीज लिखने की उसमें कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल उसमें एक स्पेस आ जाता है बिना मतलब का। अब जैसे कि अपना क्लास 10th कहाँ से किया, क्लास ये जो 12th है चलो मान लिया उसको डाल सकते हैं। मेरे ख्याल से वो भी नहीं डालना चाहिए, डालना चाहिए सिर्फ बैचलर्स मास्टर्स कहाँ से किया, क्योंकि इसी में इंटरेस्ट है। मतलब ऐसा सोचना चाहिए कि अगर मैं हुआ, अगर एम्प्लॉयर मेरे पास अगर कोई ला रहा है अपना सीवी तो कैसा होना चाहिए। लास्ट आपका जो है एकेडमिक रिकॉर्ड ही देखेगा, वो बहुत पुराना स्कूल लेवल और ये सब का नहीं देखेगा, कोई मतलब नहीं है उसको। तो उससे क्या है कि आपकी सीवी भी थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, क्योंकि अगर आपकी सीवी 2 पेजेस की है तो बहुत अच्छी है, 2 पेज का बहुत अच्छा, और उससे ज्यादा बड़ी है तो फिर थोड़ा सा मतलब दिक्कतें हल्की फुल्की आने लगती हैं। इंटरव्यू के बाद वो डिसाइड हो गया था कि जाना है, ओके, किसी चीज की जरूरत थी नहीं, ओके। लेकिन नॉर्मली जहाँ पे दूसरी जगह अप्लाई किया, जहाँ पे गया नहीं बेसिकली, फाइनली जब यहाँ पे जब हो गया था तो वहाँ पे इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ी थी, जैसे मोटिवेशन लेटर, कवर लेटर और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इन सारी चीज़ों के बाद होना चाहिए इंटरव्यू, उनका 2-3 राउंड होता है, उसके लिए प्रिपेयर अलग से करना पड़ता है। हाँ, यही है इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो कवर लेटर और मोटिवेशन लेटर या फिर जो है आपका सीवी वगैरह, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं काफ़ी। अगर आप डायरेक्टली आप सुपरवाइज़र को कांटेक्ट करते हैं तो बेटर यही रहेगा कि आप उसके मतलब लैब के वेबसाइट पे देखें, या फिर यूनिवर्सिटी के थ्रू अगर आप जा रहे हैं तो उनके प्रोफाइल देखें और देखें कि मतलब कभी कभी वो मेंशन करते हैं कि उन्हें क्या क्या चाहिए,
उन्हें मतलब जैसे अगर आप उन्हें ईमेल लिख रहे हैं तो उसके साथ साथ कोई डॉक्यूमेंट चाहिए उन्हें या फिर नहीं चाहिए, ऐसा कुछ जो है वो अपनी वेबसाइट पे लिखते हैं। जैसे कि मेरे लैब के केस में ऐसा था कि मेंशन था कि अगर आप ईमेल कर रहे हो तो पूरी डिटेल के साथ आप मेल करो, और उनके सेक्रेटरी को करना था, जो मेरे सुपरवाइज़र हैं उनके सेक्रेटरी को करना था। तो वो सब सारी चीज़ जो है मेंशन थी, तो मैंने उधर किया। और उसके बाद उनको मतलब वो क्या करते हैं कि एप्लीकेशन सारे शॉर्टलिस्ट करते हैं और फिर प्रोफेसर को भेजते हैं। तो वैसे ही मेरा था, ऐसे ही हुआ था। और मुझे लगता है कि जर्मनी में ज़्यादातर ऐसे ही होता है, नॉर्मली यही होता तरीका। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्राइबर्ग ही क्यों चूज़ किया, मतलब कोई ऐसा कोई था नहीं कि यूनिवर्सिटी ऑफ फ्राइबर्ग ही आना है, कहीं भी जा सकता था, कोई दूसरी नॉन इंटरेस्टिंग जगह। ओके तो काफ़ी अच्छा शहर है वैसे। नहीं, बिल्कुल अच्छा शहर है। तो मतलब लैब किस बेसिस पे मतलब चूज़ किया, कि पब्लिकेशन के बेसिस पे या फिर मतलब रिसर्च के बेसिस पे या फिर मतलब एरिया ऑफ इंटरेस्ट? मेरा तो था कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, और ये होना चाहिए था कि प्रोफेसर कैसे हैं, क्योंकि दो ही चीज़ मैटर करती है। यस यस यस। तो इस हिसाब से मेरा जो था एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो ऑप्टिक्स में ही था, तो माइक्रोस्कोपी चुना। और ये भी था मेरा एक बहुत दिन से मन, जब मास्टर्स में था तो ऐसा कुछ काम हुआ ही नहीं था मेरे मास्टर्स तक जो कि रियली कुछ एप्लीकेबल हो रियल लाइफ में। ओके। तो ये मेरा मानना था कि कुछ कोलैबोरेटिव होना चाहिए प्रोजेक्ट बायोलॉजी वालों के साथ, क्योंकि वो कुछ ऐसा करते हैं कि रियली वो यूज करते हैं, लगता है कि हाँ कुछ हम कर रहे हैं नॉर्मल लाइफ में, लाइक काइंड ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड हो। तो वो मतलब रिसर्च तो होती ही होती है, जो बेसिक रिसर्च है, और उसको हम जो है रियल लाइफ में मैनकाइंड के लिए डायरेक्ट जो है तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ वो फर्दर यूज में आ सकता है वो आपका रिसर्च। जैसे बहुत सारी चीजें हैं ऑप्टिक्स में जिनका कोई रियल लाइफ में कुछ यूज नहीं दिखता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे माइक्रोस्कोपी में जैसे बायोलॉजी में जैसे ही कुछ भी होता है, ज़ीब्रा फिश का वो न्यूरल एक्टिविटी या कुछ इस तरीके की चीज़, तो लगता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं रियली। बिल्कुल। तो ये देखा जब प्रोजेक्ट में, तो लगा कि हाँ ये बढ़िया प्रोजेक्ट भी है, और फिर पता चला कि गाइड फ्रीडम भी काफ़ी ज़्यादा देते हैं, तो इस हिसाब से। तो ये सब मतलब कैसे पता लगा कि मतलब गाइड अच्छे हैं या फिर जो है फ्रीडम देते हैं? तो पिछले कुछ पीएचडी स्टूडेंट को कांटेक्ट किया या फिर मतलब? एक्चुअली हमारे जो मास्टर्स के थे गाइड, वो इनको जानते थे। ओके। और एक दो बार हमारे लैब में जो सीनियर थे, मास्टर्स वाले लैब में जो सीनियर थे पीएचडी वाले, उनकी मुलाकात एक बार हो चुकी थी किसी कॉन्फ्रेंस में उनके साथ। ओके। शॉर्ट टॉक हुई थी, तो उस हिसाब से लगा था कि अच्छे रिव्यूज मिले थे हमारे लैब में कि अच्छे हैं, इनके पास जा सकते हो करने के लिए। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप कोई भी पीएचडी लैब आप चूज़ कर रहे हो, तो आपके अपने जो है सुपरवाइज़र का जो प्रोफाइल कैसा है, मतलब प्रोफाइल इन द सेंस कि सब कुछ, कि पब्लिकेशन कैसा है और लैब एनवायरनमेंट कैसा है। क्योंकि आपको जो है एक लंबा, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है कि पीएचडी में आपको एक लंबा समय बिताना होता है। तो अगर सुपरवाइज़र से अगर आपका रिलेशन अगर अच्छा नहीं है तो फिर बहुत ही बेकार वक्त बीतता है, और फिर आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें फिर बिगड़ने लगती हैं। तो अच्छा यही रहेगा कि पहले आप अपना होमवर्क करिए, जो कुछ आप चाहें तो इनके केस में तो ठीक है, इनके मास्टर थीसिस के जो प्रोफेसर थे उन्होंने बताया, कुछ और स्टूडेंट्स ने बताया। आप चाहें तो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे या फिर लैब के वेबसाइट पे जाके और पिछले जो पीएचडी स्टूडेंट हैं उनको कांटेक्ट करके और डिटेल्स पूछ सकते हैं कि मतलब लैब का एनवायरनमेंट कैसा है और लोगों का मतलब रवैया कैसा है, स्पेशली आपके सुपरवाइज़र का। तो आप उससे डील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है पीएचडी के टाइम में। ये मास्टर थीसिस जो रहा वो क्या मतलब हेल्पफुल रहा? मास्टर थीसिस का जो एक्सपीरियंस है, रिसर्च एक्सपीरियंस, क्या वो हेल्पफुल रहा पीएचडी पोजीशन मिलने में या फिर कहीं भी पीएचडी अप्लाई करने में? हाँ बिल्कुल, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था, इंटरव्यू मेरा हो भी गया था, उसके बाद फिर मेरे जो यहाँ प्रोफेसर करंट वाले ये इन्होंने बोला कि भेजो अपना थीसिस, तो उस पर डिपेंड करता है। तो when he checked it, he found that okay, my research so far has been directly kind of connected with microscopy. Okay. तो उन्हें मतलब जो है इनका थीसिस या फिर इनका जो पिछला रिसर्च एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा लगा, इस वजह से एक पॉजिटिव they ask you for it sometimes, even when you apply
when you're applying through portal, they have one place where they tell you to upload the thesis. Yes. वो बोलते हैं ऐसा करना है. There are many PhD application portals where you have to upload your at least abstract and maybe thesis title. Yeah. These things you have to upload. So बहुत important होता है. तो अगर आप मास्टर्स स्टूडेंट्स हैं अभी, तो कोशिश करिए कि जो है अच्छी से अच्छी लैब में अपना थीसिस वर्क करिए. उससे क्या होगा कि जैसा मैंने पहले भी बताया हुआ है, एक तो एक आपकी अच्छी रिसर्च एक्सपीरियंस होगी, दूसरी जो है एक जिस प्रोफेसर के अंडर आप कर रहे होंगे तो उससे जो है रिकमेंडेशन मिल सकता है, जो कि आपका फर्दर जो है पीएचडी में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. के साथ जो है इस वीडियो को समाप्त करते हैं. और बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में जो है बता सकते हैं, और हम जो है फिर से चाहे तो इंटरव्यू रख सकते हैं यतीश के साथ. और जैसा हो बताइए कैसा लगा वीडियो, और कुछ अगर क्वेश्चंस हो तो वो अपने जो है आप कमेंट्स में बताइए. नमस्कार. नमस्ते.